आपकी लाइफ में ऐसा कोई टाइम आया था जब आपने बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करा था और आपको भी ऐसा लगा कि अभी मैं अपनी जर्नी आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा? यूपीएससी में जो आईआईटी से लोग आते हैं, आईआईएम से लोग आते हैं या बाकी टॉप इंस्टीट्यूट से लोग आते हैं, वो आपके साथ कॉम्पीट कर रहे होते हो और फिर आपको लग रहा है कि आपका तो प्रीलिम्स ही नहीं हो पा रहा है क्लियर। तो सर मतलब जैसे आजकल बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल में ही पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं यूपीएससी के लिए, तो आपको लगता है कि वो ठीक है या फिर उनको थोड़ा वेट करना चाहिए? जो अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल सर, वो पहले आईपीएस ऑफिसर थे और हम सब ने देखा है कि उन्होंने कंट्री के लिए कितना कंट्रीब्यूट करा इन दिस डोमेन ऑफ सिक्योरिटी। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, इससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, सब में अजीत डोभाल सर कहीं ना कहीं। एग्ज़ाम में आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है अपनी सर्विस में, ठीक है। आप एक बंद कमरे में रहकर इस सर्विस के साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हेलो एवरीवन, तो आज हमारे साथ अभिषेक वशिष्ठ सर जी हमारे साथ में हैं जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। आज हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे और ये जानेंगे कि जो इनकी जर्नी रही है, इट इज़ बेसिकली अ टेस्टमेंट टू द फैक्ट कि इन्होंने एक चीज़ की जिद करी और उस जिद को पूरा करने के लिए कौन कौन सी मुश्किलों के थ्रू ये गुजरे हैं, कैसे ये एक आईएएस ऑफिसर बने हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो सर इट्स एन ऑनर टू एक्चुअली मीट यू एंड आज हम आपसे बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। आप अपने बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। थैंक यू मैम फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी हेयर। जब मेरी बात आती है मैम जर्नी यूपीएससी की, उससे पहले मैं आपको पहले अपने बचपन से लेके चलता हूँ कि हाँ जी। मैं आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली ओनली। ओके। उसके बाद स्कूलिंग के बाद जैसा कि एक ट्रेंड है कि आप इंजीनियरिंग में इंडिया में एडमिशन ले लेते हो। अगर आपने साइंस लिया तो मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर में मुझको समझ आ गया था कि इंजीनियरिंग मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट मेरे दिमाग में नहीं जा रहे थे। तो एक मेरे प्रोफेसर थे उस टाइम पे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझको यूपीएससी के बारे में थोड़ा आइडिया दिया कि एग्ज़ाम क्या है, आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो फिर मुझको लगा कि ये एग्ज़ाम है जिसको मैं दे सकता हूँ, और इस तरह से मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी। और फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, प्रीलिम्स नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट दिया, मेंस नहीं हुआ, थर्ड अटैम्प्ट में मुझको आईआरएस की सर्विस मिली, फोर्थ अटैम्प्ट दिया, उसके बाद फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिफ्थ में मुझको आईपीएस मिला, और अल्टीमेटली सिक्स अटैम्प्ट पे जो मेरा लास्ट अटैम्प्ट था मुझको AIR 14 मिला। और अब मुझको आईएएस की सर्विस अलॉट आई होपफुली हो जाएगी। तो ये मैं मेरी जर्नी थी, छोटी सी, छोटी तो नहीं थी, 6 साल 7 साल की बिल्कुल थी। सर, मतलब कुछ लोग तो पहली बारी में ही हार मान जाएंगे, उन्हें ऐसा लगता होगा कि एक बारी नहीं हुआ तो अब कभी भी नहीं हो पाएगा जिंदगी में। मतलब आपकी लाइफ में ऐसा कोई टाइम आया था जब आपने बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करा था और आपको भी ऐसा लगा कि अभी मैं अपनी जर्नी आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा? हाँ मैम, जैसा कि आपने बोला, सभी की लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा फेज आता है जब आपको अपने हम्म। सेल्फ डाउट होने लगते हैं कि वेदर यू विल बी एबल टू डू इट और नॉट। तो ये जो चीज़ थी वो मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट के फेलियर के बाद ही हो गई थी, ओके। क्योंकि अपने 12th तक, ग्रेजुएशन तक मैं एक अच्छा अबव एवरेज स्टूडेंट था, मार्क्स वगैरह मेरे अच्छे आते थे। उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अच्छे से तैयारी करी, प्रीलिम्स के लिए बहुत बार रिवीजन भी करा। उसके बाद मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। तो जब मुझको लगा कि सब कुछ करने के बाद भी, रिवीजन करने के बाद भी, जो मेरे मेंटर्स ने बोला था, सब कुछ करने के बाद भी मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, तो उसके बाद तो मेंस भी देना है, उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट भी देना है। और जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएससी में जो आईआईटी से लोग आते हैं, आईआईएम से लोग आते हैं या बाकी टॉप इंस्टीट्यूट से लोग आते हैं, वो आपके साथ कॉम्पीट कर रहे होते हो, राइट। और फिर आपको लग रहा है कि आपका तो प्रीलिम्स ही नहीं हो पा रहा है क्लियर। तो वो फेज था जब मुझको सेल्फ डाउट हुआ, थोड़ा लगा कि शायद नहीं हो पाएगा। बट somehow I gathered myself again, I started to prepare for this exam again, और उसके बाद हो गया। बट यस, वो फेज मेरे साथ आया था कि शायद नहीं हो पाएगा। तो आपने उस टाइम पे मतलब बस सोचा कि नहीं, मेरे को फिर से करना है इस चीज को, हाँ मैम, एक चीज़ या होती है फिर वो रेजिलियंस। मोटिवेशन? हाँ जी। रेजिलियंस थी, और मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और महेंद्र सिंह धोनी को मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है, उनके काफ़ी इंटरव्यू मैंने पढ़े हैं। तो कई बार उनसे पूछा गया कि इतने टफ टाइम में आप कैसे कूल रहते हो, तो हमेशा उन्होंने एक ही बात बोली थी कि इट्स अ प्रोसेस दैट मेक्स यू। आप रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, और आप प्रोसेस को फॉलो करते हो बार बार तो रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आता है। और आप सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो आप प्रोसेस से डेविएट हो जाते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई करा। मैंने सोचा कि अब रिजल्ट के बारे में सोचने का कुछ फ़ायदा नहीं है, नहीं हुआ तो एक बार वो ट्राई देते हैं, प्रोसेस पे फोकस करते हैं। तो वो चीज़ थी, और गीता में भी बोला गया कि आप कर्म पे फोकस करिए अपना। आप अगर कर्म करेंगे तो फल की चिंता मत करिए, फल मिलना होगा तो वो मिलेगा। तो ये 2 या 3 चीज़ें थी जो मुझको मोटिवेट करी, और मैंने अपनी दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करा। तो सर मतलब आप ये बता रहे हैं कि आपने अपनी प्रिपरेशन जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे उस समय से स्टार्ट करी?
मैम उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मुझे यूपीएससी करना है। एक होता है अच्छा। कि आपको क्लैरिटी मिलना कि आपको करना क्या है। वो हम्म। मेरे साथ फर्स्ट ईयर में ही हुआ था कि मुझे यूपीएससी करना है। क्योंकि इंजीनियरिंग में आपके पास इतना टाइम कई बार नहीं होता कि आप प्रिपरेशन को फुल टाइम दे पाओ। तो मैंने थोड़ा अपना बैकग्राउंड वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, टॉपर्स की टॉक सुनी कि आपको इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या इसका पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये मैं सेकंड थर्ड ईयर में कर रहा था। जो भी ओके। हर साल जब रिजल्ट आता है तो टॉपर टॉक्स होती है, उसमें जाके मैं सुनता था अपने दोस्तों के साथ जो यूपीएससी करना चाहते थे। एक्चुअल प्रिपरेशन मैंने अपने फोर्थ ईयर के बाद स्टार्ट करी थी। तो सर मतलब जैसे आजकल बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल में ही पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं यूपीएससी के लिए, तो आपको लगता है कि वो ठीक है या फिर उनको थोड़ा वेट करना चाहिए, मतलब कॉलेज के बाद या फिर स्कूल के बाद में स्टार्ट करनी चाहिए? मैम देखो, यूपीएससी का एग्जाम एक काफ़ी जनरल एग्जाम है जिसमें आपको लगभग सभी चीज़ पूछी जाती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो इट्स बेटर कि आप जल्दी स्टार्ट कर देते हो, 10th 11th में आप उस अपने को ओरिएंट कर रहे हो। लेकिन मुझको लगता है कि फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन आपको थोड़ा समय लेकर स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम की एक रिक्वायरमेंट है कि आप थोड़ी सी मेच्योरिटी आपके अंदर हो, ठीक है, आपकी थोड़ी एनालिटिकल स्किल्स हो, और थोड़ा आपको थोड़ा दुनियादारी का भी अंदाजा हो। क्योंकि एग्जाम में आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है अपनी सर्विस में, ठीक है। आप एक बंद कमरे में रहकर इस सर्विस के साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को डिफरेंट आइडियाज़ के साथ एक्सपोज करें, अपने स्कूल को आप अच्छे से एंजॉय करें। कॉलेज में आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअल में डेवलप होती हैं, तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों में ज़्यादा फोकस करें ताकि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो पाए, आपके अंदर डिफरेंट एक्सपीरियंस से नया आप नए एक्सपोजर आपको मिले और आपकी पर्सनैलिटी शेप हो। फिर उसके बाद अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आप एक बेटर ब्यूरोक्रेट बन पाएंगे। तो आपके पास एक ओरिएंटेशन होना चाहिए कि आपको यूपीएससी करना है, वो 10th 11th में अच्छी बात है। लेकिन उस प्रिपरेशन के लिए आप अपने स्कूल के दिनों के, अपने कॉलेज के दिनों को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। सर जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, अब कुछ बच्चे जो ह्यूमैनिटीज लेते हैं, ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से होते हैं, क्या उनके पास कोई एज है ओवर द साइंस स्टूडेंट्स, या फिर मतलब जैसे आपने मेरे को बताया कि आपको हर एक चीज जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करनी थी वो एकदम फ्रेश स्टार्ट था, आपको शुरू से सारी चीजें पढ़नी पड़ी, तो क्या जो ह्यूमैनिटीज का बच्चा होता है उसके लिए चीजें ज्यादा इजी हैं कि उसको पहले से उनकी नॉलेज होती है? तो मैम आप अगर यूपीएससी का सिलेबस अगर हमारे लिसनर भी देखेंगे तो उसमें आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो अगर मैंने इंजीनियरिंग के बाद जब इन सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर तो 4 या 5 साल का गैप हो गया था। आखिरी टाइम मैंने हिस्ट्री क्लास 10th में पढ़ी थी, लगभग 7 या 8 साल पहले। बट जो लोग ह्यूमैनिटीज से आते हैं, जो आर्ट स्ट्रीम से आते हैं, वो लोग इसके टच में होते हैं। तो ऑब्वियसली है कि उनके लिए थोड़ा हेड स्टार्ट रहता है, उन्होंने अभी रिसेंटली वो चीज़ें पढ़ी हैं। बट अगेन जब यूपीएससी का एग्जाम आता है वो थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है, क्योंकि जिस माइंड सेट के साथ, जिस ओरिएंटेशन के साथ आप ग्रेजुएशन में किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, यूपीएससी में थोड़ा आपको एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ना होता है। सो शॉर्ट में मैं ये बोलूंगा कि नो डाउट कि उनके पास हेड स्टार्ट है। बट अगेन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आपको उसी की ओरिएंटेशन और उसके डिमांड को समझते हुए उस एग्जाम की तैयारी करनी होगी। तो सर मतलब ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आपको यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करना है तो फिर आपको 15 से 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा दिन में। कोई अगर डिस्ट्रैक्शन आसपास होती है, सबको मतलब फोन वगैरह तो अपना बंद ही कर दो, कहीं बाहर नहीं जाना है, किसी त्योहार को सेलिब्रेट नहीं करना है, किसी शादी में नहीं जाना है, तो क्या ये बातें सच हैं? क्या इतनी देर सही में बच्चे को कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अगर क्रैक करना है तो? मैम जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो एक अंकल ने मुझको भी बोला था, अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो आपको कमरे में बंद होना होगा। और आपको बाबा का रूप अपना लेना होगा, आपकी दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए, शेविंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपने शेविंग किया तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में मुझको भी ऐसा लगता था कि आपको बिल्कुल ही बाबा का रूप धारण करना होगा। बट 5-6 बार एग्जाम को देके मुझको लगता है कि वो मिथ है। डेली बेसिस पे, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमंस, हमारे अपने इमोशंस हैं, हमारे कुछ सोशल ऑब्लिगेशन भी हैं, ठीक है। हम मशीन नहीं है कि हम 12-15 घंटे लगातार 1 साल तक पढ़ते रहे। तो मुझको लगता है कि ऑन अ नॉर्मल डे जब आपका एग्जाम पास नहीं है तो 5-6 घंटे अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ पा रहे हो तो दैट इज इनफ। उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ऑटोमेटिकली आपकी स्टडी आवर्स, आपके रीडिंग आवर्स इंक्रीज हो जाते हैं। और सोशल मीडिया पे भी मैम सेम ही मेरे व्यूज हैं कि नॉर्मल डेज पे मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता था, बट एग्जाम के टाइम पे आपके पास खुद ही टाइम नहीं होता कि आप सोशल मीडिया पे जाए। तो अगर आपके अंदर सेल्फ रेगुलेशन है तो आप सोशल मीडिया पे रह सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो रही है स्पेशली एग्जाम के आसपास के दिनों में, तो आप उसको मतलब थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। मतलब सर ऐसा नहीं है कि 15-16 घंटे बिल्कुल बंद कर लेना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज द की बेसिकली, Yes, कि आपको डेली थोड़े थोड़े घंटे देने हैं और बस उससे हो जाएगा उस मेहनत से। जी। सर बाकी जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरव्यू जो आपका रहा उसमें कोई ऐसा इंसिडेंट, जैसे हम लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं कि इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आ रहे हो बताओ, विंडो पे जाके इधर से उधर कूदने को बोला जाता है, तो उसमें बाहर नहीं कूदना होता, ऑब्वियसली अंदर कूदना होता है। तो ये सब चीजें जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या सुनते हैं, क्या ये सच में पूछी जाती है या फिर इट्स जस्ट अ मिथ? इट्स अगेन अ मिथ। यूपीएससी का जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटरव्यू होता हाँ है, जी। वो काफ़ी सिस्टमेटिक होता है, काफ़ी उसमें कॉन्वर्सेशन आपकी बेसिकली वो पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपने बताया कि आप कितने स्टेयर्स चढ़ के आए और आपके पीछे कौन सी दीवार का कलर है और आपको सामने वाली का बोलना होता है, ये जनरली यूपीएससी नहीं पूछती। ये थोड़ा यूट्यूब पे थोड़ा आपको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लोग ये क्वेश्चन यूट्यूब पे डाल देते हैं, बट यूपीएससी में जनरली ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। कई बार वो आपसे थोड़े ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे मुझसे अपने फर्स्ट इंटरव्यू में पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय लव एंड व्हाट विल यू सी इन अ पर्सन यू लव। तो थोड़े क्वेश्चन कई बार वो पूछ सकते हैं, लेकिन जनरली स्टेयर्स या आपको खिड़की से कूदना, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी अवॉइड ही करता है। तो सर आपने आंसर क्या दिए थे इन क्वेश्चंस के? तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थोड़ा सरप्राइज लगा था कि इसका हाँ, आंसर मैं क्या दूं, क्योंकि वही। आप जब प्रिपरेशन करते हो इंटरव्यू के लिए तो आप हिस्ट्री, आप इसके लिए तो पॉलिटी, प्रिपेयर नहीं इकोनॉमिक्स करते आप। पढ़ते हो, आप जनरली ऐसे सवालों के लिए प्रिपेयर नहीं करते। बट समहाउ जब ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया तो मेरा एक आंसर क्लिक करा जो मैंने दिया था कि हाँ फॉर जी। मी लव इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। मतलब यू कैन लव योर पेरेंट्स ऑल्सो, यू कैन लव द नेचर ऑल्सो, एंड लव एक जो फीलिंग है जिसमें आप सेक्रीफाइस करते हो दूसरों के लिए ना, और काफी मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। तो इस तरह से, क्योंकि 4-5 साल हो गए एक्चुअल आंसर दिए हुए, थोड़ा मैं भी भूल गया क्या दिया था, लेकिन इस लाइंस पे मैंने आंसर दिया था। सर और कोई मतलब ऐसा इंसिडेंट जो आपको किसी ऑफिसर के बारे में याद हो कि हाउ दे हैव लाइक ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन द सोसाइटी? तो मैम जब आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हो, आपको हाँ डिफरेंट जी। सर्विसेज मिलती हैं, फॉर एग्जांपल आईएएस, आईपीएस, रेवेन्यू सर्विस। हर सर्विस में आपके पास काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्पल है जहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करा हाँ है। जी। फॉर द नॉलेज ऑफ माई आवर लिसनर, जो अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल सर, वो पहले आईपीएस ऑफिसर थे, और हम सब ने देखा है कि उन्होंने कंट्री के लिए कितना कंट्रीब्यूट करा इन दिस डोमेन ऑफ सिक्योरिटी। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, इससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हो, या बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, सब में अजीत डोवाल सर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। ना कि अभी आप उनके टेन्योर के बारे में आप पढ़ेंगे तो 1984 में जो सिख राइट्स हुए थे और जो आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसमें भी सर ने काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करा था। उसके बाद आप देखेंगे कि जो अभी हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है एस जयशंकर सर, वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में उन्होंने लगभग 35-40 साल काम करा है। ठीक है, ही वॉज अ वेरी गुड डिप्लोमेट। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी मेरे हिसाब से सर्व करा है और डिफरेंट कंट्रीज में वो डिप्लोमेट रहे हैं। और आज वो कितनी अच्छी से इंडिया का व्यू पॉइंट ग्लोबल स्टेज पे कितने कॉन्फिडेंट तरीके से रखते हैं, वो हम सभी देखते हैं। राइट। जब मैं आईएएस ऑफिसर्स की बात करता हूँ तो मुझको याद आता है टीएन सेशन सर, जिन्होंने इलेक्शन की जो प्रोसेस है हमारी कंट्री में उसको कितना रिफॉर्म करा। तो ये काफ़ी एग्जाम्पल आप देखेंगे कि 2008 में जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुए थे, उसमें भी लगभग 2 या 3 आईपीएस ऑफिसर ने मतलब शहादत मिली थी उनको देश के लिए लड़ते हुए। तो एज एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है इस कंट्री के लिए कुछ करने के लिए, इसे डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने की। तो आप नेट पे भी देखेंगे तो आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मैंने अभी जस्ट आपको 2 या 3 एग्जाम्पल दिए। सर एक और जो चीज हर बच्चे के लिए के मन में रहती है और हर किसी के मन में रहती है कि हमें एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर इसलिए बनना है बिकॉज ऑफ द मेरिट्स द जॉब हैज। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि बनकर लाइफ में क्या चेंज आता है और कौन कौन से मेरिट्स हमको मिलते हैं अगर हम एक ऑफिसर बनते हैं तो? स्टार्टिंग में मुझको लगता है कि मेरिट्स आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं, हाँ जी। बट मेरिट बहुत छोटा पार्ट है इस सर्विस का। ठीक है, आप देखेंगे कि 25-26 साल की उम्र में जब आपको एक डिस्ट्रिक्ट को हेड करने का मौका मिलता है, ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में लगभग 10 या 12 लाख की पॉपुलेशन है। तो इफ़ यू आर एन आईपीएस ऑफिसर और आप उस डिस्ट्रिक्ट में एसपी हैं या आप डीसीपी हैं, तो आप 12 लाख लोगों की मतलब सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप आईएएस हो, उस एरिया के डीएम हैं, तो आप उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन कैसे चल रहा है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले। तो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये सर्विस देती हैं काफ़ी इनिशियल ईयर में, इतना बड़ा लीडरशिप रोल, वो मुझको नहीं लगता कि और कोई सर्विस या और कोई जॉब इस कंट्री में आपको दे सकती है। तो मेन जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए प्रिपरेशन का, वो होना चाहिए कि आप लोगों की सेवा कर सकते हो। जनरली हम देखते हैं कि बारिश आ गई, पानी भर गया, तो हम कंप्लेंट करते हैं कि पानी भर गया,
ठीक है। लेकिन ये सर्विस आपको उन चीज़ों को सोल्व करने का मौका देती है। उसके बाद जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं जो जनरली हैं, आपको एक डिसेंट हाउस मिल जाता है, आपको कार मिलती है, ठीक है, आपको ऑफिस में स्टाफ मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी छोटी चीज़ है सर्विस की। तो आपका पर्सपेक्टिव बड़ा होना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू शुड बी सेटिस्फाइड कि आपने रियली में कुछ कंट्रीब्यूशन करा है। एंड ये सर्विस आपको वो प्लेटफॉर्म देती है, वो अपॉर्चुनिटी देती है जहाँ पे आप बाद में बोल सको कि मैंने कुछ करा है कंट्री के लिए या समाज के लिए। सर ये बहुत अच्छी बात आपने करी कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द लाइक मेरिट्स एंड प्रिविलेजेस, हमें ये देखना चाहिए कि हम दुनिया के लिए और लोगों के लिए क्या काम कर पा रहे हैं उस पोजीशन से। ये बहुत अच्छी बात है। सर एक छोटा सा राउंड हम करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी का, जहां पर मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगी और आप बताइएगा कि ये सच में मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा है, मिथ है या फिर असली में रियल है। तो इसमें सबसे पहले ओनली टॉपर्स या फिर जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वही यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं? अब मैम ऐसा नहीं है। आप एक एग्जांपल आपके सामने बैठा है। आई वाज नेवर अ टॉपर इन माय एकेडमिक करियर, बट मेरा एग्जाम 3 बार निकला और मेरे काफ़ी दोस्त है मतलब जो कभी टॉपर नहीं रहे हैं। तो हर तरह के लोगों के इसमें सिलेक्शन होता है, टॉपर्स का भी होता है और एक एवरेज एस्पिरेंट का भी होता तो है। अगर एक एवरेज बच्चा ऐसे सोच के बैठा है कि मेरा तो कोई स्कोप ही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। मतलब आपको उसके लिए बिल्कुल एक नए सिरे से पढ़ाई करनी है, तो उसमें लगना पड़ेगा आपको। जब भी लगे कि एवरेज स्टूडेंट का नहीं हो सकता तो आप मेरा एग्जांपल याद कर लेना, बिल्कुल आपको मोटिवेशन तो मिल ही जाएगी। तो बच्चों आपको अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल भी गलत है ये बात, ठीक है। सर खुद एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, उनकी जुबानी आप सुन ही सकते हो। बाकी सर एक और चीज है कि हाँ, ये वाली आई थिंक मैंने पहले भी पूछी है कि 15 से 18 घंटे डेली पढ़ना पड़ता है, तो ये तो मिथ ही है मैम। हाँ जी, तो मिथ है। और एक और मिथ है कि कोचिंग इज मैंडेटरी फॉर यूपीएससी, लाइक विदाउट कोचिंग यू कांट डू यूपीएससी। मैम अगेन मुझको लगता है ये मिथ है, क्योंकि इस एग्जाम के लिए कोचिंग बिल्कुल चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम के लिए चाहिए आपको गाइडेंस, और गाइडेंस के बहुत सारे एवेन्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपका कोई एल्डर कजिन या सिबलिंग ही सिविल सर्वेंट है, तो वो आपको गाइड कर सकता है। हो सकता है कि आपके कॉलेज में किसी का एग्जाम निकला, वो आपको गाइड कर सकता है। कि हो सकता है कि आपके रिलेटिव में कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करे, तो वो आपको गाइड कर सकता है। कोचिंग इज ओनली अ मीडियम ऑफ गाइडेंस, ठीक है। देयर आर अदर मीडियम्स ऑल्सो, देयर आर अदर मीन्स ऑल्सो। बट आपको लगता है कि आपको और मीन्स नहीं है आपके पास, आपकी फैमिली में कोई नहीं है, या आपके कोई दोस्त नहीं है, कोई आपका रिलेटिव सर्विसेज में नहीं है, तो यू कैन गो फॉर कोचिंग। बट अगेन इट्स नॉट मैंडेटरी, गाइडेंस इज मैंडेटरी। सो सर बिना कोचिंग के क्लियर हो सकता है, आपको ऐसा लगता है? यस मैम, हो सकता है, बट गाइडेंस चाहिए इस एग्जाम के लिए। जैसे हमें लगता है कि अगर पतले होना है तो जिम जाना जरूरी है, उसके लिए वो वाली चीज है कि वहां पैसे जब तक नहीं देंगे तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। वो वाली एक चीज होती है, फिटनेस को लेके भी होता है। जैसे जिम की बात करिए, आप पैसे तो एक डिसिप्लिन आ जाता है, आपको लगता है कि पैसे दिया तो जिम चले ही जाते हैं, वो वाली चीज। सिमिलरली कोचिंग के साथ भी ऐसा होता है कि आपने लगा कि आपने फीस भर दी तो चलो चले ही जाते हैं, तो एक डिसिप्लिन इनकलकेट हो जाता है। तो आपको अगेन डिसिप्लिन आप बिना फीस दिए भी इनकलकेट कर सकते हैं। सर एक और मिथ ये है कि आपको अपनी सोशल लाइफ कंप्लीटली छोड़नी पड़ेगी, सोशल मीडिया और बाकी रिश्तेदारों को और हर चीज को। मैं बोलूंगा ये टोटली तो आप इग्नोर नहीं करेंगे, बट आपको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना होता है। क्योंकि अगेन आप सारी सोशल गैदरिंग्स में नहीं जा सकते, आप सारे फ्रेंड्स की सारी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी उस टाइम पे एग्जाम है। बट अगेन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप कट ऑफ भी कर लोगे। तो यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर सोशल ऑब्लिगेशन एंड योर प्रिपरेशन का नीड्स। तो अगर आप बैलेंस करके चलते हो तो आपको बिना कॉम्प्रोमाइज करे हुए, कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज करे हुए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड सर लास्ट मिथ है जो कि आई नो कि आप मिथ ही बताओगे इसको, कि वन फेलियर एक्चुअली मींस इट्स ओवर, द जर्नी इज ओवर। अगेन मैम आई विल से विद माय ओन एग्जांपल, आई फेस 3 फेलियर्स इन दिस एग्जाम और 3 मुझको सक्सेस भी मिला। तो अगेन एक जो फेलियर होता है वो आपको सीखने का, इम्प्रूव करने का ही मौका होता है, वो कम्प्लीटली ओवर तो नहीं होता। तो सर कुछ मोटिवेशनल लाइंस अगर आप हमारे बच्चों के लिए बोलना चाहें जो कि इस समय पे सोच रहे हैं, 17-18 साल के बच्चे, कि हमें भी पढ़ाई करनी है, हमें भी यूपीएससी क्लियर करना है, और अगर आप अपने उस टाइम पे 17 ईयर ओल्ड सेल्फ को कोई मैसेज दे सकते? जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने एक कोट पढ़ा था जो आज तक मुझको याद है, जिसने मुझे काफ़ी मोटिवेट करा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई प्रिपरेशन, कि गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वह तिल्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। मतलब जो योद्धा होता है, जो ट्राई करता है, वही फेल होता है, वही असफल होता है। और आपने ट्राई ही नहीं करा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, वो कंफर्म है। बट बी अ वॉरियर, ट्राई,
ठीक है, मे बी यू मे गेट फेल, बट देयर इज हाई चांस कि आप दोबारा सक्सेस आपको मिलेगी। हाँ जी, और अगर सर मतलब अगर उस चीज में सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए तो देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं तो सक्सेस मिलेगी ही जी। मिलेगी। जो भी मैम हमारा लार्जर गोल है, फॉर एग्जांपल Right. सिविल सर्विसेज क्रैक करना आपका एंड गोल नहीं हो सकता। हाँ। एंड गोल आपका हो सकता है कि आपको सोसाइटी को सर्व करना है या आपको सोसाइटी के जनरल प्रॉब्लम सोल्व करनी है, वो आपका एंड गोल है। Right. तो सिविल सर्विसेज एक मीन्स है उस एंड को अचीव करने का, हाँ देयर आर जी। अदर मीन्स ऑल्सो, ठीक है। और आपको उस मीन्स में सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन आपको इतना आप सीख लेंगे, इतना आपकी लर्निंग हो जाएगी कि आप बाकी मीन्स अगर ऑप्ट करते हो तो वहाँ पे आपके सक्सेस के चांसेस और इंक्रीज हो जाएंगे। तो भगवान एक द्वार बंद करता है तो काफी सारे खोल भी देता है, वो माइंडसेट हमारा होना चाहिए। हाँ जी। तो सर आपने इंजीनियरिंग कौन से फील्ड में करी थी? हाँ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और सर आपने मुझे बताया कि आपने जो मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो आपने पॉलिटिकल साइंस लिया था, तो ये चेंज क्यों करा आपने, वो सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया? मैम मोस्टली अगर आप देखेंगे जो यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, लोग अपना ऑप्शनल चेंज कर लेते हैं, ह्यूमैनिटीज का ले लेते हैं। तो मैंने ऐसा क्यों करा, इसके बेसिकली 2 रीजन थे। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हुआ था, और जो यूपीएससी में ऑप्शनल था वो था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसमें मुझे इलेक्ट्रिकल एक्स्ट्रा पढ़ना होता, और दूसरा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा इतना इंटरेस्ट भी नहीं था इंजीनियरिंग में, तो अब मुझको लेना था ह्यूमैनिटीज में ही से था। ह्यूमैनिटीज में इसलिए लेना था क्योंकि जब आपका ऑप्शनल है ह्यूमैनिटीज का, और आपको जो जीएस 1, 2 और 3 और 4 के पेपर है मेंस में, वो भी ह्यूमैनिटीज के ही हैं। तो जब अगर मैं ऐसा ऑप्शन ले रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस फॉर एग्जांपल, तो जो आपका जीएस पेपर 2 है वो काफी ज्यादा कवर हो जाता है ऑप्शनल की प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि जीएस 2 में जैसा कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पता होगा कि आप पॉलिटी को पढ़ते हो, आप गवर्नेंस पढ़ रहे हो, आप इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ रहे हो। वही मेरा ऑप्शनल था पीएसआईआर। तो जब मैं अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने देखा कि जीएस 2 का मोस्ट ऑफ द सेक्शन मेरा ऑलरेडी कवर हो जाएगा, और तीसरा में मेरा इंटरेस्ट था आईआर में, कि जैसे चीजें कितनी तेजी से वहाँ पे इवॉल्व होती है, तो मेरा एक इनहेरेंट इंटरेस्ट भी था इंटरनेशनल रिलेशन में। तो ये 3 फैक्टर थे जिसकी वजह से मैंने पीएसआईआर का ऑप्शनल लिया। तो ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए अच्छी बात है कि आपकी जो नींव ऑलरेडी है यूपीएससी के लिए वो तो रख ही दी गई है। बहुत सी चीजें सर इनको ऑलरेडी पढ़ा भी दी गई हैं 11th-12th के सिलेबस में, तो आई थिंक इनके लिए एक एक्स्ट्रा एज तो थोड़ा सा है। मैम एज डेफिनेटली एक्स्ट्रा है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस मेरे लिए काफी नया सब्जेक्ट था, तो उसके कॉन्सेप्ट को या थिंकर को समझने में मुझे काफी टाइम लगा, और मैंने उसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, जो हालांकि मैंने बाद में कर लिया था प्रिपरेशन के साथ साथ, लेकिन अगर मैंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में करा होता तो ऑप्शनल मेरा मोर और लेस प्रिपेयर हो जाता। हाँ जी। तो वो एक आपके पास एज रहता है कि अगर आप अपना ही ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट को ऑप्शनल बना लेते हो, क्योंकि ऑप्शनल इज अ गेम चेंजर इन यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आपका ऑप्शनल अच्छा है तो आपकी रैंक में काफ़ी फ़र्क आ सकता है, तो आर्ट्स स्टूडेंट के पास एक बेनिफिट है मैम। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, प्लस हम अपने स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास भी बच्चों एक यूपीएससी का ब्रिज कोर्स है जो कि हम अपने बैचेस के साथ ऑफर कर रहे हैं, जो कि एक टाइम पे हम फ्री में दे रहे थे, लेकिन आप लोग जा सकते हैं और बैचेस के साथ उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको एक तरीके से एक फ्लेवर, एक टेस्ट मिलेगा कि असल में यूपीएससी के एग्जाम्स में आता क्या है, होता क्या है। तो एक बेसिक नॉलेज सब्जेक्ट्स की आपको उस कोर्स में मिल जाएगी। इफ यू वांट यू कैन गो एंड यू कैन ट्राई इट आउट। बाकी सर ने आपको बताई है, बहुत सारे मिथ और रियलिटी हमने यहाँ डिकोड करे हैं, एंड आई होप कि आप लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, एंड जिंदगी में जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। यू विल रीच द path that you are striving to achieve, and all the very best, and thank you so much sir. Thank you ma'am, thank you for having me here. Thank you sir.